वेलकम। एम आई ऑडिबल? यस, आई एम ऑडिबल। ओके, तो अभी हम लोग फार्मूला शीट रिवाइज करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये मैकेनिक्स का फार्मूला शीट है। फिजिक्स ऑप्शनल है हमारा, तो उसके लिए हम लोग ऑप्शनल के लिए भी कुछ ना कुछ शुरू करेंगे। तो फार्मूला शीट हम रिवाइज करेंगे। फिर हम लोग कल से कुछ कुछ डेरिवेशन रिवाइज करेंगे और ये पीरियोडिकली करते जाएंगे ताकि रटा जाए। ठीक है, रटाना इंपॉर्टेंट है मेंस में यूज होने के लिए, लिखने के लिए। तो सिलेबस जो है वो सिलेबस के हिसाब से बनाया हुआ है। सिलेबस में 4 सब टॉपिक्स है मैकेनिक्स में, जैसे मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल्स, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, आपका स्पेशल रिलेटिविटी, रिजिड बॉडीज एक्स्ट्रा बच गए थे कुछ तो वो इधर लिख दिए, और एक सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। ठीक है ना? ये डेरिवेशन लिस्ट है, ये भी आधी है, वो हम लोग कल से करेंगे तो देखेंगे। फॉर्मूला शीट हम रिवाइज करते हैं। चलिए, आपको दिख रहा है ये? आई होप आपको दिख रहा हो। लेट्स, हाँ, ये ठीक है। चलिए, mechanics of particles. It begins with the position of a particle in space is given by r vector is equal to x I cap plus y j cap plus z k cap. ये आपको पता होना चाहिए। ये है मामूली चीज, लेकिन यहां से शुरुआत होती है, तो ये आपको हमेशा पता होना चाहिए और ये आपके हर डायनेमिक्स के आंसर में दिखना चाहिए। ठीक है, ये कोई अजम्पशन नहीं है, ये बेस्ड ऑन असम्पशंस, ये पहला स्टेटमेंट है जो किसी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा जाता है। उसी तरह वेलोसिटी इज x डॉट i कैप प्लस y डॉट j कैप प्लस z डॉट k कैप। देन एक्सेलरेशन इज x डबल डॉट i कैप प्लस y डबल डॉट j कैप प्लस z डबल डॉट k कैप। ये जो डॉट है वो विलार्ड गिब्स नाम के एक साइंटिस्ट ने ये नोटेशन दिया था। अदरवाइज हम लोग dx बाई dt लिखते हैं, है ना? ये x डैट की जगह vx लिखते हैं, कुछ भी लिखिए। पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं आर कैप और थीटा कैप, तो आर कैप होता है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और थीटा कैप होता है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। बेसिकली आर कैप को अगर आप डी थीटा, सॉरी डी बाई डी थीटा कर दो, मतलब उसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा कैप आ जाता है। वही अगला है कि डी आर कैप बाई डी टी कर दो, तो वो थीटा डॉट थीटा कैप हो जाएगा, और डी थीटा कैप बाई डी टी कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, तो माइनस थीटा डॉट आर कैप हो जाएगा, है ना? तो बेसिकली आप एक बात समझिए कि द डेरिवेटिव ऑफ, इसको ऐसे याद कीजिए, द डेरिवेटिव ऑफ द रेडियल यूनिट वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर, एंड द डेरिवेटिव ऑफ द एंगुलर यूनिट वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द रेडियल with the proportionality constant of the angular velocity or theta dot, है ना? So dr cap by dt is equal to theta dot theta cap and d theta cap by dt is equal to minus theta dot r cap. करेक्ट हो गया? चलिए, अगर आपको वेलोसिटी इन पोलर कोऑर्डिनेट्स बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट, v is equal to r dot r cap plus r theta dot theta cap. एक्सेलरेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स बोले तो याद रखिए कि पोलर कोऑर्डिनेट्स 2D हैं। 3D में इनमें एक या तो z कोऑर्डिनेट ऐड होगा, या तो इसमें एक पोलर एंगल ऐड होगा, और फिर ये वाला जो एंगल है वो अजीमुथल एंगल हो जाएगा। ठीक है ना? तो एक्सेलरेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स इज r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर r कैप प्लस 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट थीटा कैप। यस, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ, F is equal to dp by dt. Remember, this is Newton's second law. F is equal to dp by dt, not F equal to ma. F equal to ma is for constant mass systems. तो आप लिख सकते हैं F m dp by dt plus v dm by dt, है ना? ये है जनरलाइज्ड फॉर्म, ये कांस्टेंट मास सिस्टम के लिए ma हो जाता है। ठीक है, फिर अब देखिए कांस्टेंट मास सिस्टम के लिए d2r by dt2 is equal to f by m, है ना? Work done is a path integral of force over a path from A to B. Power is the derivative of work dw by dt, and it can be transformed into f dot v by this कि वर्क को आप f dot dr का पाथ इंटीग्रल लिखिए f का, और फिर आप जो है सिंस दिस कैन हैपन कि भाई आप क्या कहते हैं उसको, dr, हाँ, you got the point, right? So work kinetic energy theorem is
the total work done on a system by all the forces acting on it is equal to the change in kinetic energy of the system. वही लिखा हुआ है, work total is equal to delta T. ठीक है. Similarly, in a conservative system, for the work done by any conservative force, it can be written as the negative gradient of a scalar potential. The negative gradient of a scalar potential. Look, the work done by any conservative force dW is equal to a negative gradient. यहाँ gradient नहीं है, d लिखा हुआ है, but ये gradient भी हो सकता है. अगर आप मल्टी डिमेंशन में बात करें तो ग्रेडियंट हो जाएगा, अगर सिंगल डिमेंशन में बात करेंगे तो डिफरेंशियल लिखेंगे माइनस डी यू, है ना. डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डी यू. ये नेबुला है ना. डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर क्या होता है? आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस वाई जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस जेड कैप डेल बाय डेल डेल. यस. फिर क्या है? तो डी टी इज इक्वल टू डेल्टा टी डेल टी डॉट डी आर डॉट प्रोडक्ट, है ना. ये है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसको कहते हैं कि इन अ कंजर्वेटिव सिस्टम द total mechanical energy of the system remains conserved. That is, when no non-conservative forces act on it, no pseudo force acts on it, and no क्या कहते हैं इसको, नॉन कंजर्वेटिव होगा, सूडो हो गया, और एक फोर्स छूट रहा है, वो भी जब एक्ट नहीं करता है, तो यानी when only conservative forces act on a system, the mechanical energy of the system is conserved. That is, the change in kinetic energy plus change in potential energy delta T plus delta U is equal to delta M is equal to 0, which is the final sum of final kinetic energy and final potential energy is equal to sum of initial kinetic energy plus initial potential energy, right? ये वही लिखा हुआ है. The conservative force can be written as the negative gradient of scalar potential phi. ये जो phi पे ऊपर एरो है ये गलत है, ये नेबुला के ऊपर होना चाहिए. phi is a scalar potential. The nebula makes it, जो phi है वो स्केलर है, del phi एक वेक्टर हो जाता है, ठीक है ना. तो सिमिलरली dw is equal to minus du is equal to minus d phi. ये एक्चुअली j वाला जो फॉर्मूला है और ये जो n वाला जो फॉर्मूला, o वाला फॉर्मूला, ये एक ही फॉर्मूला है, ठीक है. ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड को आप एक नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल से रिप्लेस कर सकते हैं. चलिए, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज. मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज, इन अ रिजिड बॉडी द सम ऑफ ऑल द इंटरनल फोर्सेस एड अप टू 0, राइट. Now, so the Newton's second law for a rigid body or a system of particles can be transformed into F net external vector is equal to dp system by dt, है ना. मतलब for a system of particles, the net external force acting on a system is proportional to the rate of change of momentum of the system, right. एक और फॉर्मूला बहुत इंटरेस्टिंग कि the translation in a system of particles, the translation of center of mass can be studied if we study the translation of the क्या बोल दिया. In a system of particles, the translation of the system of particles can be studied by just replacing the translation altogether and taking into consideration the translation of center of mass, right. वही लिखा हुआ है, translation of SOP is equal to translation of center of mass. Now this thing, if that is true, तो पहले दो रिजल्ट्स के बाद तीसरा क्या आ जाएगा? The net external force is equal to dp system by dt and p system is what? अभी तो बोला कि ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिप्लेस कर सकता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ट्रांसलेशन को. सो हेंस F net external is equal to ma center of mass या dp center of mass by dt. देखिए, p सिस्टम को हमने p center of mass से रिप्लेस कर दिया. नाउ ये लिखा हुआ भी है a net is equal to a center of mass, ठीक है. अब है डेरिवेशन ऑफ, मतलब डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? r वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा mi ri बाय सिग्मा mi या कैपिटल M टोटल मास 1 to n, है ना. इसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन आ जाता है, और फिर इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपको न्यूटन सेकंड लॉ आ जाता है, व्हिच इज r डबल डॉट इज इक्वल टू 1 by m सिग्मा mi ri डबल डॉट. यस. Now r center of mass for a continuous system, this was for system of particles which are discrete in nature. Now for a continuous system you write
R center of mass is equal to integral R dm divided by integral dm. Yes, fair enough. Now, this is conservation of linear momentum. What if there is no external force acting on a system? If there is no external force acting on a system, the momentum, the linear momentum of the system remains conserved. That is what is written. The change in momentum of the system is zero, which means the linear momentum initial is equal to the linear momentum final. Yes. Now, for a body, for a continuous body or a system of particles, the net external force acting on the body is equal to the net external force acting on the center of mass. So, the center of mass is a geometric, imaginary, mathematical construct that replaces the complexity of each of the dynamical quantities associated with each of the particles in space and replaces it with one center of mass. And everything you have to do with respect to the center of mass. Fair enough? Now, अब आइए, acceleration of the body with respect to center of mass is equal to zero. Linear acceleration. Mind you, linear acceleration. So if the body or this is moving with some, acceleration, each of the particles is moving with a different acceleration. But the center of mass is representing the acceleration of the whole body. So if we sit on the center of mass and ask, now tell me what is the acceleration of the body with respect to center of mass, the answer is zero. Because if you sit on something, you basically acquire the acceleration of that thing. So with respect to you, that thing becomes null. And that's why this is true. हम लोग रिवाइज कर रहे हैं कि हम लोग पढ़ा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा. खैर, दिस इज इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, आई रोट इट. हाँ, सो R1c मतलब पोजीशन ऑफ द particle 1 with respect to center of mass can be written as m2 r12 plus m3 r13 plus dot 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 plus mn r1n divided by total mass, which means what is this? Position of the particle 1 with respect to the center of mass can be written as position of particle 2 plus into distance between particle 1 and particle 2 plus m3 times position between particle 1 and particle 3. So in essence, what you did is you sat on the center of mass and you asked the position of different particles of the system with respect to center of mass, and this is the first one, right? Similarly, you can write the kinetic energy of the particle 1 with respect to center of mass. It can be written as so T1 is kinetic energy of the center of mass is equal to T1c, which is kinetic energy of the center of mass. क्या बोल रहे हैं? T1 is kinetic energy of particle 1 is equal to T1c, which is kinetic energy of the particle 1 with respect to center of mass, plus half m1 VCOM square, which is kinetic energy of the center of mass, plus mv1c dot VCOM. What is this? This is the product of mass times the relative velocity of particle 1 with respect to center of mass and the velocity of center of mass. ये फॉर्मूला वर्बटिम आपको याद होना चाहिए. इसका कोई एक्सप्रेशन, इसका कोई वर्ड में मीनिंग नहीं है. आपको याद होना चाहिए कि T1 is equal to T1c plus half m1 VCOM square, राइट? ये एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास है भी नहीं, क्योंकि ये m1 है. यहाँ पे टोटल मास होता है तब ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है. ये गलत कर देते हैं हम लोग. तो T1 is equal to T1c plus half m1 VCOM square plus m1 v1c dot VCOM, right? Correct. Now, the kinetic energy of the system from the laboratory frame is equal to the kinetic energy of the center of mass from the COM frame plus the kinetic energy of the center of mass. Fair enough? कि आपसे अगर कोई पूछे कि लैब फ्रेम में बता दो उसकी काइनेटिक एनर्जी, और अगर दिया हुआ रहे कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो ऑल यू हैव टू इज सेंटर ऑफ मास फ्रेम से बाहर आइए और फिर सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी देखिए
आप दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों स्केलर क्वांटिटी होता है. This is coefficient of restitution. Coefficient of restitution can be defined as the rate of reformation of the two bodies of the system by the rate of deformation of the two bodies of the system, which is also equal to the relative velocity of separation by relative velocity of approach. यहाँ पे relative नहीं लिखा है, गलत हो गया. But this is the relative velocity of separation by relative velocity of approach. Right? Now, this formula particular is about two particles of mass m1 and m2 moving with velocities u1 and u2 in a straight line, having a head-on elastic collision with each other. So what is the redistributed velocities or the final velocities v1 and v2? The answer is v2 is equal to, एक बार पढ़ेंगे फिर रटेंगे, 2m1 u1. इसमें कोई एसेंस नहीं है, इसमें सिर्फ है कि u1 u2 से वेलोसिटीज था, अब वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u1 एंड u2 से हो जाएगा. आप देखो v2 इज इक्वल टू समथिंग इंटू u1 प्लस समथिंग इंटू u2. उस तरफ v1 इज इक्वल टू समथिंग इंटू u2 प्लस समथिंग इंटू u1. यू अंडरस्टैंड? तो क्या है वो समथिंग समथिंग, बस याद रखना है. तो v2 इज इक्वल टू 2m1 बाई m1 प्लस m2 टाइम्स u1 प्लस m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 टाइम्स, उल्टा बोल दिया, v2 इज इक्वल टू 2m1 बाई m1 प्लस m2 टाइम्स u1 प्लस m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 टाइम्स u2. यस, तो v2 जो है वो u1 और u2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है और v1 जो है वो u2 और u1 का लीनियर कॉम्बिनेशन है. यू अंडरस्टैंड? तो इसको आप फिर से बोलो, इस बार ढंग से बोल देना. तो v1 बताओ. तो v1 इज 2m2 u2 2m2 बाई m1 प्लस m2 टाइम्स u2 प्लस m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 टाइम्स u1. राइट? अब v2 इज इक्वल टू 2m1 बाई m1 प्लस m2 टाइम्स u1 प्लस m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 टाइम्स u2. यस, करेक्ट. ठीक है, ये था हेड ऑन कोलिजन का. इन केस हेड ऑन कोलिजन ना हो और टू डायमेंशंस में कोलिजन हो, तो जो दो पार्टिकल्स टकराते हैं और फिर θ1 एंगल पे निकल जाएंगे उस लाइन ऑफ कोलिजन से, और एक θ2 पे, तो ये θ1 और θ2 इलास्टिक कोलिजन के लिए होता है पाई बाई 2 एड होकर के. ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला ये है कि अगर आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाइए, अगर एक टू पार्टिकल सिस्टम है उसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाइए और फिर देखिए उन दोनों की वेलोसिटीज को, तो अब सेंटर ऑफ मास में बैठ गए. अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम से अगर ये लोग एक सिस्टम है तो इन पर कोई फोर्स लगता दिख नहीं रहा है अगर, है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास वो एक जीरो, सेंटर ऑफ मास को कहा जाता है इट्स अ जीरो मोमेंटम रेफरेंस फ्रेम. व्हाट डज दिस मीन? With respect to center of mass, there is no external force acting on the system, right? So V1c, m1 plus into V1c is a linear momentum of the system with respect to center of mass, मतलब particle 1 with respect to center of mass, plus m1 m2 V2c is the linear momentum of the particle 2 with respect to center of mass. They add up to 0. Hence, the center of mass is called the zero momentum reference frame, right? Now, what is this? This is basically the corollary of this formula, elastic collision in one dimension. If the masses of the particles colliding is the same, and one of them, so they are in u1 and u2, so after the collision their velocities remains the same. With respect to center of mass, their velocities remain the same. Of course they will change. For example, if a particle both have same masses, this is at rest and this comes with v, they collide, what will happen if it is elastic collision? This will stop instantly and this will move with the same velocity, as if they have passed on the baton called the velocity, as if the one ball has said, take this velocity of mine and I'll rest now, and he goes, right? So u1 dash is equal to v1 dash and u2 dash is equal to v2 dash mod. ठीक है. Now, what is this? Theta and theta dash. What is this? Theta is a scattering angle. Theta dash is diagram बनाएंगे, diagram नहीं बनाया बनाना चाहिए था. So if the two particles collide, so
This is the velocity of initial, the velocity of final, they collide, and this is the relative velocity. So this angle is theta and this is theta dash. Hence tan theta is equal to, हमें ये फॉर्मूला का टाइप पता है ना, ये फॉर्मूला जो है ये क्यों निकला हुआ, इस फॉर्मूला को देख करके आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं. जो ट्रेंड फिजिक्स में लोग हैं वो इस फॉर्मूला को देख के फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, राइट. तो tan थीटा इट इज इक्वल टू sin थीटा डैश बाय, एक्चुअली ये डैश नहीं है, डैश होता है ऐसे, प्राइम है ये, sin थीटा प्राइम बाय cos थीटा प्राइम प्लस m1 बाय m2. ठीक, चलिए अगर ये m1 m2 बराबर हो जाए तो डाल के देखिए, m1 m2 बराबर हो गया तो ये 1 हो जाएगा. अब sin थीटा बाय 1 प्लस sin थीटा प्राइम इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा प्राइम. 1 plus cos theta prime can be written as 2 cos square theta prime by 2, and sin theta prime can be written as 2 sin theta prime by 2 cos theta prime by 2. When you cancel it, you will get wait a minute, 2 will be cancelled. Yes, tan theta prime by 2. Hence theta is equal to theta prime by 2. For equal masses, this is the relation between the scattering angles. Now this is the definition of solid angle, which is sigma is equal to 2 pi into 1 minus cos theta. D sigma can be written as 2 pi sin theta d theta. Now this is the number of particles formula based on the scattering cross section. Dn is equal to sigma if you weigh sigma omega, actually इसको omega पढ़ते हैं, इसको sigma पढ़ दिए, sorry. Omega is equal to 2 pi into 1 minus cos theta. D omega is equal to 2 pi sin theta d theta. Similarly, Dn is equal to sigma omega I nt d omega is equal to d sigma d by d omega I nt d omega. Yes. यहाँ पे d sigma by d omega को scattering cross section कहते हैं. Sigma which is a function of omega is equal to 1 by I dn by d omega. Right. Sigma is equal to integral sigma of omega times d sigma is the total cross section, actually total scattering cross section. अगर आप इसको d sigma को आप वो फॉर्मूला से वहां पे पुट करें तो इंटीग्रल 0 to pi sigma which is function of omega 2 pi sin theta d theta. Yes. हाँ, अब आप सिग्मा विच इज फंक्शन ऑफ ओमेगा को आप सिग्मा विच इज फंक्शन ऑफ थीटा कर सकते हैं ना, बिकॉज सिग्मा खुद तो थीटा का फंक्शन है. नाउ sigma which is function of theta can be written as b by sin theta times mod of dv by d theta, where b is the impact parameter. Yes, अगर आप mod हटाते हैं माइनस साइन लग जाएगा. ठीक है. sigma prime which is function of theta prime is equal to sigma theta sin theta by sin theta prime d theta by d theta prime. तो ये बता रहा है कि बस रेफरेंस फ्रेम चेंज करने पे इम्पैक्ट पैरामीटर में क्या चेंजेस आते हैं, सॉरी क्या बोल रहे हैं, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन में क्या चेंजेस आते हैं. ठीक है. यहां से फिर आपका शुरू हो जाता है रदरफोर्ड स्कैटरिंग. तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग में जो चेंज इन मोमेंटम का एक्सप्रेशन आता है, अब मुझे वो याद करना है अलग से एज अ डेरिवेशन भी, लेकिन हमको ये फॉर्मूला में भी याद होना चाहिए बिकॉज इट्स सच ए लॉन्ग डेरिवेशन दैट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट to be able to freshly derive it every time. That's why we will remember it wholeheartedly. It's already 6 p.m. I need to go for a walk. I'm already late. कितना बचा है? बहुत बचा है क्या? It's a lot. It's a lot. Not a lot, I guess. Let's finish this section at least. हम लोग 2 पार्ट में रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. कहाँ तक पहुंचे? We need to finish at least till here, right? So yeah, let's leave it here. This is formula sheet part 1. We aim to finish it till here, but explanation में time चला जाता है. Why do I explain it? I don't know. बस एक बार बोला तो मन में clarity आ गई. ठीक है. तो मे बी एक और वीडियो में वी विल डू इट. अभी हमने कितने फॉर्मूले रिवाइज किए? हमने किए कुछ यहाँ 26 और यहाँ किए कुछ 15, 41 फॉर्मूले रिवाइज किए हमने. एंड या तो इस तरीके से आप कर सकते हैं. ठीक है ना. we'll come back and we'll make one more video
today only. Actually there is a light problem, रोशनी की दिक्कत है, इसलिए हम लोग आई एम नॉट वेरी श्योर कब तक रोशनी रहती, रहेगी तो जरूर कर लेंगे. थैंक यू सो मच.